हम लोग कल अभिक्रिया शुरू किए थे पढ़ना, और अभिक्रिया पढ़ते हुए कल टोटल हमने लिखाई थी 5-7 अभिक्रियाएं। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया। अब क्या पढ़ना बाकी था? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बता दिए थे? अच्छा ठीक है, सुनते चलो। वियोजन अभिक्रिया, कल वाली क्लास में सभी अभिक्रियाओं के बारे में हमने लिखाया था, कौन कौन सी अभिक्रिया हम लोगों को पढ़नी है। उनमें से हम लोगों की अगली हेडिंग कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अरासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने पर वह रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया टूटेगी? जरा ये बता दो हमको, रासायनिक अभिक्रिया टूटती है? कभी नहीं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, तुम लिखते समय क्या लिख देते हो पेपर में फटाफट, अब तो लिख कर आकर कहोगे तुम तो बिल्कुल सही लिख कर आए थे सर जी। वह रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया टूट जाएगी तो रासायनिक अभिक्रिया ना वियोजित हो रही है, हमें वियोजन अभिक्रिया जाननी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक अणुओं में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः उस पर से वो कारक हटा लेने के बाद पुनः उत्पाद बना ले, उत्पाद से क्या बन जाता है? अभिकारक। जिस कारक के कारण वह टूटा होता है उस कारक को हटाने पर पुनः वह अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यह वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है भैया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये साफ साफ होने में आप लिखाया था। वियोजन 2 तरीके से हो सकता है लल्ला, 2 तरीके से वियोजन, एक उसमें वियोजन, एक विद्युत अपघटनीय वियोजन। उसमें वियोजन का मतलब जैसा समझो NH3 है, NH3 को हम क्या देंगे? उष्मा। देखो कारक हम दे रहे हैं, यह वही कारक है जिसकी बात की जा रही है कि कारक देने पर वह टूट जाती है। N2 और प्लस क्या बना लेगा? H2 में बैलेंस करने के लिए 2 और 2 3 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और इस कारक को हटा लेंगे यानी ठंडा कर देंगे, हम क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे, तो पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH3 में। तो यह कौन सी होगी भैया? उष्मीय, उष्मीय यम वियोजन। उष्मीय वियोजन हो, उष्मा के कारण टूट रहा है, ठीक है ना। अब किसके कारण टूटे भैया? विद्युत के कारण टूट जाए, तो विद्युत के कारण टूटेगा तो उसका एग्जांपल बताएगी दुखी। विद्युत वियोजन, अच्छा आणु में टूट जाएगा तो विद्युत वियोजन कह देंगे, शाबाश। विद्युत अपघटनीय वियोजन हो जाएगा। और कुछ बता दो तुम। अरे चंडालो, NaCl हो गया, Na+Cl-, अरे विद्युत अपघटनीय वियोजन, विद्युत धारा क्या करेंगे इसमें? हम प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। जब हम इसमें हम लोग विद्युत वियोजन कराएंगे तो यह Na और +Cl2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Na+Cl2 में। विद्युत धारा के कारण अपने अणुओं में टूटता है। फिर से ध्यान से सुन लो, विद्युत धारा के कारण किसमें टूट जाता है? अपने अणुओं में टूट जाएगा, तो क्या कहलाएगा? विद्युत वियोजन कहलाएगा। विद्युत अपघटनीय वियोजन जो होता है वो अलग मामला जाता है कि पानी में जाते हुए क्या हो जाता है? अपने आप कणों में टूट जाता है, वह विद्युत अपघटनीय वियोजन कहलाता है। मामला मैच कर रहा है कहीं पर? नो सर। वह कौन से विक्रिया? जरा ध्यान से पूरा देखो। अपघटनीय है ना, ये हम क्या बता रहे हैं? विद्युत वियोजन। वो अपघटनीय है और यह क्या है? वियोजन है। अपघटन का मतलब टूट गया तो टूट गया, पुनः दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। मामला समझ में कुछ आया? मामला क्लियर हुआ? तो कहने का आशय क्या? चलो जी अब समझते हैं भैया। बात इधर आते हैं, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया। अभी इसका हम विद्युत अपघटन भी इसी का कराएंगे, घबराओ नहीं।
करा देंगे इसी का तुम लोगों के लिए फिर से। वह रासायनिक अभिक्रिया, चल बच्चा, जिसमें कोई अभिकारक अणु दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है भैया, टूट जाता है, और वह कारक हटाने के बाद पुनः अभिकारक में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तुमसे यह नहीं पेपर में पूछने जाएगा कि उसमें विद्युत वियोजन या विद्युत वियोजन, नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा वियोजन अभिक्रिया, लेकिन दोनों जानना जरूरी है। नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन कि उष्मा के कारण टूटेगा उसमें वियोजन, और विद्युत के कारण टूटेगा विद्युत वियोजन। अब बात आती है सर जी अपघटन अभिक्रिया, कौन सी, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है जी, दो प्रकार की, एक उष्मीय अपघटन और एक होता है विद्युत अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय वियोजन कहें या विद्युत अपघटन कहें, दो नाम कह सकते हैं, विद्युत अपघटनीय वियोजन, या इसी को कहा जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहें या विद्युत अपघटनीय वियोजन कहें, बात सेम है जी। क्या होगा परिभाषा, साधारण से समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक किसी कारक के कारण, कोई कारक लगाने पर दो या दो से अधिक अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है, परंतु वह कारक हटाने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होता, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन पूछेगा तो इतना लिख दोगे, मामला क्लियर बताया गया जी। अब अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की, एक उष्मा के कारण तोड़ा जा सकता है और एक विद्युत के कारण तोड़ा जा सकता है। और अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब जैसे देख लो भैया, CaCO3 को अगर हम गर्म कर देंगे तो CaO प्लस CO2, अब सोचेंगे कि इसको ठंडा कर दें या बन जाए, तो पॉसिबल यानी संभव नहीं है। मामला क्लियर हुआ। बायो उसमें 10 के 11, तो 10 का क्लास इसी में चल रहा है। वहां डेस्क है भैया, खाली करके दे दो, डेस्क दे दो, खाली करो, बैग रख के तुम लोग बैठो, बच्चा उठा के पीछे लगा लो वहां पर। अरे आओ तो उठा लो भैया, ये लड़के सब उठा के दरिया कर दो बेंचवा। आवेदा भैया 4 5 10 20। अब मामला क्लियर करते हैं आगे, अल्लाह बिना के हुए अल्लाह। छोटा भीम इधर उधर मत कर, पढ़ाई जाके चले करो उधर। अब आते हैं इधर, अब मारेंगे ए भैया विद्युत अपघटन वियोजन। देखो विद्युत वियोजन अलग हो गया, अब विद्युत अपघटन अलग मामला, फिर से रिपीट करते हैं। दोनों शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इत्तुसा का अंतर होता है। क्या अंतर है भैया, विद्युत वियोजन मतलब विद्युत के कारण टूटना, फिर से रिपीट करें, विद्युत वियोजन मतलब विद्युत के कारण टूटना। अब विद्युत अपघटनी वियोजन का मतलब विद्युत आवेशों में टूटना। मामला समझ में आया, विद्युत के कारण टूटना, ये विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इसके कारण ये टूट गया, क्लोरीन गैस सोडियम बना लिया। अरे भैया नहीं तो देखो, कह रहे हो कि सर जी क्लोरीन ना समझ में आ रही है, तो लो जी H2O है, H2O में विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो यह H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। फिर दोनों आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद उपरांत तुरंत क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे, लेकिन आयन नहीं देगा। फिर से बता रहे हैं, इसमें आयन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मिलेगा इसमें जो अपघटनीय है, अपघटनीय शब्द कहे, अपघटन शब्द कहे मतलब टूट गया विद्युत में। तो जैसे कौन, NaCl को घोलोगे एक्वस सोल्यूशन पानी में, जब NaCl को पानी में घोलते हैं तो Na पर क्या मिलता है, प्लस, और प्लस Cl पर क्या मिलता है, माइनस। तो यह विद्युत में टूटा, प्लस और माइनस विद्युत आवेश होता है ना,
तो विद्युत अपघटनीय वियोजन है, या विद्युत अपघटन इसको कहेंगे। और इस वाले पदार्थ को, ऐसे पदार्थ जो पानी में जाने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसको विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं? फिर से बात आती है, हालांकि तुमसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर धनायन तथा ऋणायन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं लल्ला? विद्युत अपघटनीय पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय वियोजन। पूरा मामला क्लियर हुआ? कोई शंका? हम शुरू से बता देते हैं। लाइन कम होता तो नमक यही से ना डालते थे, लाइन क्या दे देगा? अरे चालकता बढ़ाता है यह। जब इंटर में जाओगे तो पढ़ाएंगे चालकता, केमिस्ट्री में आएगी चालकता शब्द आएगा, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाएगा कि NaCl क्यों चालकता बढ़ाता है। जैसे ही वोल्टेज कम होता है, नमक घोलकर अर्थिंग में डाल देते हैं, वोल्टेज क्या करता है? बढ़ाता है। कारण क्या है? कि वह नमक पानी में घुलने के बाद Na+Cl- कर टूट जाता है अपने आयनों में। और आयन में टूटने का मतलब क्या चाहिए? विद्युत को चलने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन के बीच की गैप की यह चालकता को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे विद्युत धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? और पानी डालोगे तो नहीं बढ़ेगा, पानी डालोगे तो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नमक घोल कर डाला जाता है। पनिया डाले तो नमक डाल रहे ना चंडाल। यही से कहते हैं इन सबका दिमाग वाला हेज्जा है, सेट है। चलो भैया आगे बताया जा। नहीं वो जब बंद नहीं होगा अभी, मामला क्लियर करना जी। वियोजन अपघटन दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? वियोजन टूटने के बाद पुनः क्या होगा? जुड़ जाएगा, मूल अवस्था को प्राप्त होगा। उष्मा के कारण टूटा, गर्म किए टूट गया, ठंडा किए जुड़ गया, विद्युत धारा प्रवाहित किए टूट गया, विद्युत धारा हटा लेंगे जुड़ जाएगा। अपघटन में क्या हुआ? उष्मा दिए टूट गया, और टूट गया सो टूट गया, उष्मा को फिर ठंडा कर देंगे, मारकर आग लगा के जला दिए, राखी बन गया, अरे फ्रिज में रख देंगे फिर मारकर बन जाएगा? संभव है क्या? नहीं। यह कौन सी हो गया? उष्मीय अपघटन। नमक को पानी में घोल दिए, Na+Cl- टूट गया। अब सोचेंगे कि यह पुनः दोबारा से जुड़ जाए तो संभव है क्या? जोड़ सकते हैं क्या विद्युत धारा? क्या नहीं जोड़ा जा सकता। तो यह विद्युत अपघटनीय है और यह कैसा? विद्युत वियोजन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली अभिक्रिया कौन सा लिखे थे हम? बताओ जी। विस्थापन अभिक्रिया। यस सर, याद नहीं है? यस सर। चलो देखते हैं। ए भैया बात नहीं, बात करोगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या है लल्ला? विस्थापन अभिक्रिया सुनो, डोंट बतियाई। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही ना बात है? एक ताकतवर है आदमी, कोई बैठा हुआ सीट है, उसकी सीट से उसको उठाकर हटाकर उसके सीट पर खुद जाकर बैठ जाए तो उसको हम कौन सा कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे में हम जब चाहे तब तुम लोग थप्पड़ मार के यहां से हटाकर सीट खाली करा सकते हैं, तुम लोग को विस्थापित करा सकते हैं। ठीक है, मामला समझ में आया? एक एक वित्ता के हो। चलो जी आगे बताया जाए क्या होगा मामला जी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब कहोगे सर जी कौन से तत्व क्रियाशील है, कैसे याद करेंगे? तो भी आगे आने वाला है ना, क्रियाशील तत्व तो भी आगे आएगा, लेकिन फिर भी अभी बता देते हैं कौन कौन से भैया। लीक बा सर का ना मंग अल मंजन करके पे कब को नी सन ले पीडी और एच, है ना भैया? और नीचे से आएंगे ऊपर पटना आगरा हंगरी कुहपम। आगे मामला ना भैया। हर एक तत्व के निचला वाला कम क्रियाशील है और उसके ऊपर वाला क्या है? अधिक। अगर हम बात करें कौन ले ले भैया, ये लल्ला
सोडियम को ले लें और कह दें कि सोडियम जो है क्रिया करने जा रहा है ZnSO4 से, तो बताओ क्या करेगा? सोडियम जिंक सल्फेट से जिंक को लात मार के भगा सकता है कि नहीं भगा सकता है? क्यों भगा सकता है? क्योंकि सोडियम ऊपर है और जिंक कहां गया? फिर आगे, अरे मंगल मंजन है, जय है जिंक जी, छूट गया। जिंक यहां पर है, जिंक यहां है, तो सोडियम ऊपर अधिक क्रियाशील, नीचे वह कम क्रियाशील है, विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा Na2SO4 और प्लस Zn। अभी तो अनुमान विधि पढ़ाए अभी हाल ही में है, बैलेंस करने के 2 लगा दोगे बैलेंस। अगर हम बात कर लें इसी तरह से मुन्ना, ये बताना कि Au है जो Au, अगर हम बात करें Zn/SO4 से क्या जिंक को भगा सकता है? क्या कॉपर भगा सकता है? Au चाहे कॉपर क्या जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर पाएगा? कभी नहीं। नीचे वाला ऊपर वाले को कभी हटा नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाला जब चाहे तब नीचे वाले को हटा सकता है, बुला सकता है, भेज सकता है, विस्थापित कर सकता है। मामला समझ में आ गया ना? क्योंकि ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है, ताकतवर है, और नीचे वाले कम। मामला समझ में आ गया ना भैया? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं लल्ला? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यह विस्थापन अभिक्रिया दे दिया कि कार्बनिक यौगिक में, बताइए तब। यह तो दोनों, यह अकार्बनिक का हो गया। यह किस केस में है? अकार्बनिक के केस में है, लेकिन कार्बनिक के केस में पूछ दिया तब क्या करोगे मुन्ना? कार्बनिक के केस में करोगे, अरे कुछ नहीं, एथिल एल्कोहल याद रखो, C2H5, जिसने हमारे देश की जीडीपी संभाली पड़ी है। एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करा दें? द्विविस्थापन कराना कि विस्थापन कराना? सोडियम से कराएंगे। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। क्या बना लेगा? C2H5ONa प्लस क्या निकल जाएगा? H2। सोडियम गया, H को भगा दिया, और खुद जब बैठ गया। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कराओगे तो अदला बदली होगी जगहों की। क्या हाइड्रोक्साइड निकालेगा जाकर यहां से? संभव नहीं है जी। ये मत करना कि हाइड्रोक्साइड लगा दे। मामला क्लियर हुआ? यह है कार्बनिक की विस्थापन, यह है अकार्बनिक की विस्थापन। घर पे अगर पढ़ के आ रहे होगे जो हम पढ़ा रहे हैं, हमने पहले बोला था लल्ला, फिर तुम्हारे पास अब लेवल है, डेली हमने हेडिंग बता दिया कि कौन कौन से क्या हेडिंग आगे आने वाली है, उसको घर से रिपीट करके आओ। एक बार हम यहाँ पर रिपीट करा दिए, तुम बाकी जाके फिर बार वीडियो देखकर घर पे सुनकर रिपीट कर लो, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। 20 में से 20 तक पक्का तय रहेगा। तुमको सुनने ही नहीं आ रहा है। YouTube अपने वीडियो को, यूट्यूब अपडेट हुआ है। अपडेट होने का मतलब ये हुआ है कि हिंदी जो लैंग्वेज हम लोगों की, जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, वह हिंदी को इंग्लिश में भी कोई सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी सुन सकता है। तो जब अब तुम जैसे तुम लगा रहे होगे तो इंग्लिश में हमारा सवाल अब उसमें निकलता हुआ सुनाई देगा, तो इंग्लिश निकल रहा है, तो जब वीडियो के ऊपर आएगा ऐसे सेटिंग टाइप बना होता है, ऐसे चाबी टाइप का करके वीडियो को कोनवा, जहां वीडियो चल रहा है, जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, ठीक है, अब वीडियो यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे लिखा गया होगा केमिस्ट्री की दुनिया सब्सक्राइब नाउ करके। यहाँ पे जब वीडियो की यहाँ ऊपर ये सेटिंग रहती है, इस सेटिंग को जाओगे, जब दबाओगे तो हेजर नीचे ओपन होकर 4-5 तो फोल्डर आएगा, हेजर लिखोगे ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ आएगा, ऑडियो ट्रैक जो इंग्लिश शब्द दिखाएगा, तो ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करोगे तो जो दिखाएगा ओरिजिनल हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी पर कर दोगे अपने सिस्टम को, तो हमेशा हिंदी के लिए हो जाएगा। फिर वो उर्दू भाषा में नहीं चल रहा है, ये हमने कई बार लोगों को बता दिया है। अब तुम किस काम का चला रहे हो भैया कि इंग्लिश हिंदी आ रहा तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो? नहीं, तो हमारे तरफ से नहीं हुआ है, ये YouTube का अपडेट सिस्टम है। पहले हर एक वीडियो पर अवेलेबल नहीं था, अब हर एक वीडियो पर अवेलेबल हो चुका है। ऑटो डब सिस्टम आ चुका है, अपने आप वो डबिंग हो जा रहा है। जैसे मूवी डब की जाती है ना, तमिल की मूवी हिंदी में, इंग्लिश वाली मूवियां जो होती है वो हिंदी में डब करते हैं, वैसे YouTube ऑटो डब कर रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। तो उसको जाकर हिंदी में डब करने के लिए
सेटिंग पर जाओगे, क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शन आएगा ऑडियो ट्रैक करके, ऑडियो ट्रैक पर दबाओगे तो हिंदी आ जाएगा, हिंदी से वहां पर आना शुरू हो जाएगा। ऑडियो ट्रैक में जाकर ओरिजिनल हिंदी कर देना बस, तब हो जाएगी सेटिंग फिट। नहीं तो फिर वैसा ऐसा का हिंदी इंग्लिश सुनते रहोगे बैठकर, कहोगे उर्दू में चल रहा है। समझ में आ गया? बड़ी समस्या तुम लोग पैदा कर दी है जी। यही बात इंटर वालों को भी बताना पड़ेगा, तुम लोगों को बताना पड़ जा रहा है। तो खाली बस तुम लोग रीलिया देखना पसंद जानते हो, सीखे हो। विस्थापन के आगे कौन से विकृति भैया? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलो ए भैया मत बतियाओ जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के दो अभिकारक अणु रहेंगे, उनके आयनों की आपस में क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाए। आयनों की अदला बदली होने की अभिक्रिया से जो नया उत्पाद बनता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वि। अब कहोगे सही ना समझ में आ रहा तो न समझ में आ भैया, H2SO4 प्लस क्या हो जाए भैया? Na2CO3। Na2CO3 ले ले, नहीं Na2CO3 ना, यहां पर बदलते हैं मामला, यहां पर करते ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। यहां पर ले लेते हैं Mg और यहां पर ले लिया हमने Zn। लो जी, कोई दिक्कत है क्या? प्लस माइनस। एक बात बता रहा अंकित चतुर्वेदी, इधर देखो, मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, अत्यधिक क्रियाशील है, जिंक को जाएगा देख कर तुरंत भगाने के लिए, लेकिन जिंक को चालाक है, जैसे ही हटेगा इसके स्थान पर बढ़ जाएगा, यह यहां पर जाएगा और ये यहां पर। आयन की अदला बदली हो गई ना, और आयन की अदला बदली होने से तुरंत क्या बन गया? ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा? MgCO3। यही आयन आपस में अदला बदली हो रहे हैं, इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन या फिर प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी आपस में आयनों की क्या करना? अदला बदली कर लेना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के दो अभिकारक आपस में आयनों की क्या कर लेते हैं? अदला बदली कर लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया या फिर हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को, ये लकड़ी, इसी अभिक्रिया को द्वि उभय या द्वि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों टूट रहा है, दोनों का दोनों क्या हो रहा है? टूट रहा है, बदल रहा है। तो उभय अपघटन कह रही थी ना, तो यही है। मामला क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं जी। विस्थापन, द्विविस्थापन के एक और एग्जांपल देख लें। लो, अगर हम बात करें HCl, ये एक बचपन से क्रिया सुनते देखते समझते आ रहे हो जी। NaCl की क्रिया NaOH की क्रिया करा दी जाए किसके साथ? NaHCl के साथ। नमक बनाने का फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन धन सोडियम धन, क्लोरीन ऋण दूसरा ऋण, हाई प्लस चला जाएगा इस प्लस के पास, ये प्लस चला जाएगा इसके पास, क्या बना लेगा जी? NaCl और प्लस H2O। हो गया यानी कि अदला बदली। कोई तकलीफ है सज्जन को? हाँ, कर दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, एग्जाम में कोई तुरंत परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से देखकर समझो ये तो आयन अदला बदली हो गई, यहीं पर है, मतलब क्लियर है, बिना पढ़े नंबर तुरंत दे देगा 1 नंबर। लो ठीक है ना, एक ही नंबर की एक अभिक्रिया रहेगी कि 50 नंबर की एक अभिक्रिया तुमको मिल जाएगी। मामला क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? सिलेंडर ठीक है ना। विस्थापन द्विविस्थापन के बाद अब आता है भैया उस दहन अभिक्रिया। दहन तो लास्ट में लिखे थे हम, उष्मा छेपी उष्मा शोषी, फिर दहन लिखे थे हम। तो आता है अगला नंबर दहन अभिक्रिया से पहले उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, एकदम हलवा टाइप अभिक्रिया है जी। याद होता चल रहा है या फिर भूलते जा रहे हो चिंकी की जैसे? क्योंकि आज हम जो पढ़ा रहे हैं कल भुला कर आ रही है। कैसे कि इसका दिमाग जो है ना गजनी जैसा हो गया है। वो गजनी 15 मिनट में भुलाता था, ये 1 दिन में भुला रही है 12 घंटा में, 12-24 घंटा में भुला जा रही है। चलो भैया आते हैं बात, बादाम खाओ। कौन सा बादाम? महंगा वाला बादाम, आलमंड वाला, दिमाग बढ़ जाएगा। उष्मा ए भैया छेपी
अब चलो तुम लोग का एक यहाँ पे हम दूर करते हैं काम। यहाँ पे एक संदेह दूर किया जाए। जानते हो पेपर में तुम कितनी उष्मा त्याग रहा है, कितना ले रहा है, ये भूल जाते हो, नहीं पता रहा कि 23,000 त्याग रहा है कि 46,000 त्याग रहा है, कितना ले रहा है कितना दे रहा है, भूल गए, कुछ नहीं पता है। तो कैसे याद रखोगे, क्या करोगे विक्रिया? सीधे सीधे नाम समझ में आ रहा है। उष्मा मतलब उष्मा, क्षेपी मतलब क्या करने वाली, त्यागने वाली। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा को क्या करती है, त्यागती है या मुक्त करती है। एकदम आसान परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है लल्ला, मुक्त करती है अथवा त्यागती है, क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या? तुम गलत लिखी, लाओ इसका खोपड़ा जब खोल रहे, इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जब हम कॉपी पर तुम रफ पर लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो। तुम लोग लिखते समय क्या कहते हो कि सर जी हम फेयर पर बढ़िया से उतार लेंगे, समझ लेंगे, आज जाकर फेयर पर समझ समझ के लिखे हैं सब। चलो क्या परिभाषा है, क्षेपी मतलब त्यागना। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, मुक्त करती है, त्यागती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एकदम कुछ नहीं, भैया जानते रहो, चूना पत्थर को पानी में घोलते हो ना, यह चूना पत्थर है जी, चूना पत्थर, चूना पत्थर को हम पानी में घोलते हैं तो पानी में जाने बाद खोलने लगता है ना। कोई एग्जाम्पल मत याद करो, 50 एग्जाम्पल तुमसे नहीं पूछेगा कि पूछने वाला 50 ठो, बस सीधा सीधा ये जानते रहो कि चूना पत्थर को पानी में घोलते ही क्या बनाता, बूझा चूना, CaOH का होल का ट्वायस, बूझा चूना बनाएगा। अब प्लस उष्मा क्या करेगा, त्यागेगा। तो जो चीज त्यागता है उत्पाद की तरफ लिखते हैं, जो चीज त्यागता किधर लिखते हैं, उत्पाद की तरफ। जो चीज ग्रहण करता किधर लिखते हैं, अभिकारक की तरफ। कितनी उष्मा त्यागेगा भैया, यह पता है किसी को? नहीं पता। पेपर में याद है? नहीं याद है। एग्जामिनर को पता होगा? कोई गारंटी नहीं। तो यहां पे सीधी सीधी क्या लिख सकते हैं, उष्मा। क्या लिख सकते हैं, उष्मा लिख दोगे, कोई गलती नहीं आएगी, एकदम माना जाएगा बिल्कुल ही सही है। और नहीं अगर तुमको याद कर पा रहे हो तो भैया याद कर लो, 94.0 किलो कैलोरी, मतलब जीरो लिखवा दी तो गलत हो गया। मतलब 94.0 लिखा दी तो गलत हो, 94 लिखेंगे तब जाकर सही रहेगा। मामला क्लियर हुआ जी? फिर से रिपीट करते हैं, पता है तो लिखो, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नहीं पता है सीधे सीधे क्या लिख देंगे हम, उष्मा। और किसमें उष्मा है भैया, किलो कैलोरी में मुक्त कर रहा है, या किलो जूल में मुक्त करे तो किलो जूल वाली वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। अब उष्मा क्षेपी का, उष्मा शोषी का देख लो जी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे लल्ला, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, नाम से शोषी मतलब सोखी, शोषी का मतलब सोखी। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित कर ग्रहण कर। जैसे इस समय हम लोग आगे के पास बैठ बैठ के उष्मा क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। उष्मा लिख कर भी छोड़ सकते हो, किलो कैलोरी मात्रक भी लिख सकते हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत गलत नहीं हो सकता। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है भैया, अवशोषित। जब मान ही नहीं लिखे तो मात्रक लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। मान लिखने के बाद मात्रक लिखना अनिवार्य है। अवशोषित करेगी, जैसे बताना जी N2+, यह रिएक्शन याद रख लो, अमोनिया वाला, बहुत ही कामिल चीज है। देखो हम बोलते बोलते हम ही भुला जा रहे हैं। NH3 3, जब यह आपस में मैच करता मिलाते संयोग कराते हैं, ये उष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है। तो अभिकारक की तरफ हम क्या लिख देंगे, उष्मा। पता है तो लिख दो 43,000 किलो, 43,000 कैलोरी, किलो कैलोरी में लिखो 43 किलो कैलोरी। मामला समझ में आ गया, 43,000 कैलोरी, या फिर किलो कैलोरी में लिखोगे तो 43 किलो कैलोरी। तो अगर याद है तो उष्मा लिख दो, नहीं याद है तो क्या लिख दो, सीधे सीधे अभिकारक की तरफ उष्मा और उत्पाद की तरफ उष्मा, इधर बस मामला क्लियर। अगर पता है वैल्यू
किलो कैलोरी में या कैलोरी में, तो दोनों लिख सकते हो। कैलोरी में पता है तो कितना हो जाएगा, 43,000 किलो कैलोरी, और नहीं तो फिर 43 हाँ भैया। हाँ बता रहे हैं अभी, कहां घबरा रहे, पहले इसको बात तो क्लियर कर ले हम लोग। 43 किलो कैलोरी। अब इसको लिखने के दो तरीके, या तो इस तरीके से वैल्यू लिखे, या फिर इसी वैल्यू को हम करें कि इधर प्लस अच्छा नहीं लग रहा है, इस प्लस को हम इधर लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा भैया, N2 + 3H2 रिएक्शन हो जाएगा 2NH3 और माइनस किसमें बदल जाएगा भैया, -43.0 किलो कैलोरी। मामला क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कंफ्यूजन की बात है क्या जी? दोनों मामला नहीं पता, नहीं पता क्या लिख देंगे इधर हम, उष्मा, यहां पर माइनस लगा क्या लिख देंगे, उष्मा। उष्मा छेपी में प्लस उष्मा, उष्मा शोषी में माइनस उष्मा, हो गया काम खत्म। फिर से यही से कहते हैं, सबका दिमाग ना भैया एकदम सब सही है, खत्म होता है। अरे उष्मा छेपी में प्लस है ज, इस साइड में ही लगा रहे हैं तो क्या लगा देंगे हम, माइनस में, तो इधर लगाओ तो प्लस करके, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा ना। इतना कॉमन बेसिक सा मैथ नहीं पता है, तो जो तुमको समझ में आ रहा हो उसको लिख सकते हो। क्या लगाया हमने यहाँ, तब फिर चश्मा लगाओ उस चश्मा के तरीके से, ढक्कन तो खुशी निकाल दे दो इसको। मामला क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है किसी को जी? उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, परिभाषा रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान, परिभाषा सुनो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, मुक्त करती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं लल्ला? वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। मामला क्लियर है? कोई संदेह है? हमें आधा सौ छूटा पड़ा, बोल ही नहीं रहे हैं सबको ना। मामला क्लियर? कोई दिक्कत? क्लीन कर दिया जाए। अब बचती है कौन सी अभिक्रिया, दहन। दहन अभिक्रिया का सामान्य सूत्र भी हमने लिखवाया था और बताया था। तो कल हम लोग पढ़ेंगे दहन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के बचाव के उपाय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया विकृत गंधता क्या होती है, काहे महकता है, कोई नहीं नहाता वो महकता है तो क्यों महकता है, और कोई बिना नहा, कोई नहा कर भी महकता है, खाना रख देते हैं तो भी महकता है, और खाना बसिया जाता है तो भी महकता है, तो वही है महकने का कारण। ठीक है ना? जैसे देखो पाल कई दिन से नहीं नहाया है, वो महक रहा है, तभी भी उसके पास में सब 2-4 गो बैठे पड़े हैं सब। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आगे बात